नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। यहां पर आप एक तरह से देख सकते हैं कि पूरी की पूरी सरकार बैठी है, एक मिनी पार्लियामेंट है हमारे सामने, और हम दरअसल एक साल के बाद सरकार के जो ये लोग हैं वो अपनी सरकार को किस तरह से परख रहे हैं, क्योंकि उसका पूरा इंतजाम करके हम यहां पर बैठे हैं। यकीनन बड़ा मौजू है कि दरअसल संसद और दिल्ली के जरिए ये मान लिया जाता है कि क्या सरकार किस रूप में काम कर रही थी, लेकिन हमने तय किया कि सांसदों की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो काम हो रहा है और सांसद खुद एक वर्ष में क्या सोचते हैं, उसको लेकर भी आज सीधा संवाद बनाया जाए और जानकारी हासिल की जाए कि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी दिल्ली अगर देखे और वहां तक दिल्ली नहीं पहुंच पा रही है, वो नजरिया नहीं आ पा रहा है, मीडिया वो कवर नहीं कर पा रहा है, तो सांसद खुद करे। इसीलिए जो पूरी फेरिस्त है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के सांसदों की है। खुद अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कितना काम किया है ये भी हम जानेंगे सबसे, और साथ ही सरकार एक साल में 5 साल के उस वादे की तरफ कितना आगे बढ़ी है। तमाम सांसद जो यहाँ हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप आज तक के मंच पे हम लोग के साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन हमें लगता है शुरुआत करने से पहले 26 मई 2014 और आज की तारीख, इन दोनों के तारीख के बीच में सरकार के जहन में वो कौन कौन से मुद्दे आए जिसको अगर कैलेंडर वर्ष कहा जाए सरकार का, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें रिवाइंड हो जाएंगी कि क्या क्या था उस कैलेंडर वर्ष में जो इस पूरे बरस में हुआ है। शुरुआत उसी से कर रहे हैं, दिखलाते हैं आपको स्क्रीन पर। आप लोग के सामने स्क्रीन पर चल रहा है मोदी सरकार की योजनाएं। नमामि गंगा योजना मोदी सरकार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि बनारस गए थे फॉर्म भरने तो गंगा ने बुलाया, जिक्र हुआ था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 21 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री की कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन्हीं में प्रधानमंत्री जनधन योजना भी है, जिसका जिक्र हम हर दफा सुनते हैं, न सिर्फ प्रधानमंत्री से बल्कि वो चाहते हैं कि उनके जितने सांसद हैं वो भी इसके बारे में लोगों तक बात पहुंचाते रहें। रिकॉर्ड की भी बात, कीर्तिमान की बात इनके साथ की जाती है। 28 अगस्त को इस योजना का ऐलान हुआ था। मेक इन इंडिया, इसके जरिए दुनिया के सामने भारत किस रूप में उत्पादन करने वाला देश बन सकता है और इसके जरिए विदेशी निवेश भारत में आए और यहां पर एक जमीन तैयार हो जाए, इस दिशा में शब्द मेक इन इंडिया। 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान, कहा गया कि बच्चे बच्चे की जुबान पर साफ भारत, स्वच्छ भारत का नारा आ गया है। ये कितना कामयाब हुआ है, क्या वाकई हमारे जो शहर हैं वो दिख रहे हैं साफ या नहीं, ये अपने अपने परसेप्शन की बात है। लेकिन ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री की, जिसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर इसका ऐलान किया गया था। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सांसद एक गांव गोद लें, उसको एक आइडियल स्थिति में लेकर आए, जिससे देश के सामने एक मैसेज जाए कि हाँ, गांव इस देश में ऐसे होने चाहिए। 11 अक्टूबर 2014। श्रमेव जयते कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत हुई 16 अक्टूबर 2014 को। योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015। नेहरू के दौर से चली आ रही थी प्लानिंग कमीशन, और उसको अब नीति आयोग के तर्ज पर सामने रखा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है, अलग अलग राज्यों से जुड़कर राज्य सरकार के साथ मिलकर किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से बेटियों के लिहाज से को आगे बढ़ाया जाए, उसलिए और इसीलिए हम जल्दी जल्दी आपको दिखा रहे हैं सारी जो योजनाएं हैं। 9 मई 2015 प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये सारी वो प्रीमियर योजनाएं हैं। एक ही तारीख पर आप देख रहे हैं 9 मई को ये सारी चीजें। और अटल पेंशन योजना भी इसी दिन शुरू की गई 9 मई 2015। तो ये खाका है इस सरकार के भीतर का, लेकिन हर के जहन में होगा इस खाके के इर्द गिर्द बहुत सारे मुद्दे ऐसे आए जिसको लेकर विवाद हुआ, बहुत सारे मुद्दे आए जिसको लेकर तारीफ बटोरी गई, लेकिन सांसदों के जहन में जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, जिस रूप में भी हो, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर चलते चले जाएं, क्या सोचते हैं वो, हमें लगता है उस तरफ से शुरू कीजिए आप ही। राजेंद्र अग्रवाल जी मेरठ से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली सटा हुआ इलाका। आपके सवाल या आपके देखते ही हमारे जहन में 2-3 सवाल आगे पार्लियामेंट के भीतर। एक घर वापसी का सवाल भी आप लोग के साथ जुड़ गया था कि जो मेरठ में हो रहा है धर्म परिवर्तन, इन सब चीज़ों को लेकर भी था। लेकिन मेरठ एक ऐसी जगह है जहाँ पर कैपिटा इनकम भी बहुत है, जहाँ पर लोग दिल्ली से जुड़े भी हुए हैं, उस मिजाज में भी रहते हैं और उसकी अपनी वाशिंदगी मिली जुली है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो या बहुसंख्यक तबका मिली जुली हुई है। इस बरस आपको क्या लगता है उपलब्धि के तौर पर अपने मेरठ को मद्देनजर क्या किया गया? मेरठ की सबसे बड़ी समस्या एनसीआर का अंग होने के बाद भी उसकी दिल्ली से कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है। यानी 3 घंटे 70 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे 3.5 घंटे बिल्कुल आप
रात्रि में यात्रा करें या बिल्कुल सवेरे सवेरे यात्रा करें तो भले 2 घंटे में पहुंच जाएं, ये बड़ी भारी समस्या है। और इसी के कारण से मेरठ के विकास का भी एक अवरोध पैदा हुआ है। तो मेरी शुरू से कोशिश रही है, पिछले कार्यकाल में मैंने कोशिश की, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरठ एक्सप्रेस हाईवे मिलना, रैपिड ट्रेन मिलना, ये निश्चय हो गया है और अगले 1 वर्ष के अंदर ये सारी योजनाएं जमीन पर उतर आएंगी। राजेंद्र जी, आपके लोकसभा क्षेत्र के लोगों की शिकायत थी कि आपने सिर्फ 1.5 करोड़ इस साल खर्च किए हैं वहां पर। नहीं, शायद 1.5 करोड़ भी खर्च नहीं किए हैं, क्योंकि वो भी प्रोसेस के अंदर। तो कारण ये है, लेकिन जो आपकी योजनाएं हैं उसका कुल मूल्य लगाकर वो कहते हैं 1.5 करोड़, और वो मिलने नहीं आते हैं हमसे कि हम अपनी बातें कह पाएं। नहीं, ये तो खैर कोई भी कह सकते, इसमें कोई बात नहीं है। इस शिकायत को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि वो जो शौचालय के लिए आरक्षित एक प्रकार से धन था, तो पूरे आंकड़े जिला प्रशासन से आए या शिक्षा विभाग से आए, उसमें देर लगी है। रुपया अपनी दिशा के लिए चल दिया है और मैं समझता हूँ कि वर्ष समाप्त होते होते उस रुपये का निवेश हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। जमशेदपुर झारखंड जहन में आते ही आता है कि एक ऐसी जगह जो कि सबसे पहले स्टील प्लांट रखा गया, ऐसी जगह जो एक उस पूरे क्षेत्र में सबसे विकसित इलाके के तौर पर, लेकिन लगातार कई मुद्दों को लेकर संघर्ष करता हुआ जमशेदपुर। लेकिन बीते 1 वर्ष में केंद्र में सत्ता आपकी, आप वहाँ के सांसद, आपको लग रहा है कि अब अनुकूल स्थिति आपके हो गई, और आपने किया तो क्या किया 1 वर्ष में? निजी उपलब्धि यही है कि वो एक तो उद्योग नगरी है, और उद्योग नगरी का नाते वहाँ यार व्यवस्था का कुछ वहाँ पर नहीं रहने के कारण रेल एक मुख्य साधन है यातायात के लिए, इसीलिए हमने रेल पर अब से शुरू की है। इत्तेफाकी है क्योंकि बीचों बीच हमारे साथ 3 सांसद हैं जो तिरंगे के तौर पर नजर आ रहे हैं यहाँ पर। बड़ा संयोग है ये, देखिए। संयोग है क्योंकि नाम किसका कहाँ है वो किसी को क्या मालूम था कि पहले से पूछते थे। इसके बाद लेकिन हमारे देश में ये तीनों रंग एक साथ हैं जी। इसके बाद जो 2000 से लगभग हम 1 मिनट हम इस सिलसिले को जरा सिस्टमेटिकली आगे और बढ़ाएं। हमें लगता है कि अपने अपने इलाके की आप उपलब्धियां बता दें और क्या मुश्किल है, अगर ये टू द पॉइंट रहें, क्योंकि इस हिस्से में पूरे देश की हिस्से आती चली जाएगी। जी जी, हम 1 मिनट अब वहां से चल रहे हैं। तो ये है सबसे पहले कि हम लोगों ने सांसद निधि से एस्टीमेट बनवा दिए हैं और काम प्रारंभ हो गया। दूसरा, प्रधानमंत्री सड़क योजना से भी हमारे यहाँ करीब 27 काम संपन्न होने जा रहा है, समाप्त होने जा रहा है, जिसमें 6-7 का तो मैं उद्घाटन कर चुका हूँ, अभी 17 को करूँगा जिसमें। दूसरा, एक सामाजिक न्याय मंत्रालय से माननीय थावरचंद गहलोत जी हैं, जिसमें हमने भारतवर्ष में सबसे बड़ा हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ था, जिसमें 1800 विकलांग लोगों को लाभार्थी हुए थे। बड़ा कार्यक्रम था। ऐसे कई कार्यक्रम हमारे यहाँ, जैसे पेशेंट जो गरीब मरीज हैं उनके लिए भी करीब 18 लोगों को प्रधानमंत्री जो फंड होता है उससे भी धन दिलवाया है। देश के भीतर हमें लगता है कुछ ऐसे मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर क्या वाकई कहा जाए कि 1 साल के भीतर कुछ कंट्रोवर्सी उठी, अब उससे सांसदों को जरा उन सवालों से जोड़ा जाए तो कौन से विवाद या कहें संसद के भीतर और सड़क पर जिन मुद्दों को लेकर विवाद चल रहा है, उन मुद्दों में जमीन अधिग्रहण बिल एक बहुत ही मौजूद तौर पे निकल के आया है, जिसको लेके पार्लियामेंट के भीतर का सवाल हो या फिर बाहर का सवाल हो। इन दोनों स्थितियों में कहीं ना कहीं ब्लैक मनी में खाता धारकों के नाम जाहिर न करना, यह जिक्र हुआ है, इसको विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा है। काला धन आने पर हर खाते में 15 लाख का जिक्र हो जाएगा, इसको लेकर कई सवाल है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री पर विवाद शुरू हुआ, वो थमा, बात आगे बढ़ी। प्रधानमंत्री मोदी के सूट को लेकर विवाद खड़ा हो गया इस देश के भीतर में, वो मामला थमता है। धर्मांतरण को लेकर विवाद खड़ा होता है, वो मामला थमता है। और इन सब की स्थितियों के बीच मंत्री वीके सिंह का एक ट्वीट भी आता है, उसको लेकर भी विवाद होता है। ये एक ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर बार बार सवाल उठते हैं। लेकिन हमको लगता है मौजूद वक्त में, कीर्ति आजाद जी, आपको लगता है ये विवाद बेवक्त है, बेमौजू है, या आपको लगता है नहीं इस विवाद की आवश्यकता ही नहीं है? देखिए, कहीं भी विकसित देश के लिए आवश्यक है कि आप अपने बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दे सकें। हम विकास कर रहे हैं, हमारे पास अस्पताल नहीं है, सड़कें नहीं हैं। आप मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी दरभंगा को ही मैं उदाहरण बनाता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं A1 स्टेशन हूँ, मिथिला का रहने वाला हूँ, और मिथिला सदैव प्रताड़ित रही है प्राकृतिक आपदाओं से, और लोग अपना नौकरी ढूंढने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ बहुत सारे होंगे लोग जो यहाँ मिथिला के होंगे, यहाँ भी काम करते हैं आपके आज तक में।
हमारे पास A1 स्टेशन है, सबसे अधिक आय हम देते हैं। 25% रिजर्वेशन में 75% सिर्फ जनरल बोगी में जाते हैं। सिंगल लाइन है, 5-5 घंटे का विलंब होता है, वहाँ पर उसको डबलिंग कराना इसलिए कि लोगों को कम से कम उसकी सहायता मिल सके। अगर उस रेलवे लाइन के लिए मुझे ज़मीन नहीं मिलती तो आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति होगी। सबसे अधिक यदि यातायात पूरे देश भर में कहीं पर जाता है तो वहां से जाता है, इसलिए मुझे उस रेलवे के लिए जमीन चाहिए। इस देश में रेल की जो हालत है, वो तो बनी है, अस्पतालों की जो हालत है, exactly। शिक्षा संस्थानों की जो हालत है, उसी पे आ रहा हूं ना, हम लोग पहले उसी पर आ रहा हूं ना। मैं कैसे सुधारूंगा? अगर मैं सबसे अधिक दे रहा हूं और सिंगल लाइन है, समस्तीपुर में आकर गाड़ी 4-4 घंटे खड़ी रहती है, 189.4% सैचुरेशन पॉइंट हो एक रेलवे लाइन के ऊपर, तो आप कैसे समझते हैं कि लोगों को वह सुविधा उपलब्ध हो पाएगी जब तक कि वहां जमीन नहीं मिलेगी रेलवे लाइन बनाने के लिए? क्या वह आवश्यक नहीं है? यकीनन आवश्यक, वही क्या वो आवश्यक? इसमें विवाद तो नहीं ना। चौधरी जी, एक मिनट हम इसका दूसरा हिस्सा पकड़ने की कोशिश करते हैं। राजस्थान संयोग से ऐसी स्थिति में आ गया जहां किसान बहुत, इस दौर में उनकी मौतें हुई हैं जिस तरीके से स्थिति थी। क्या ये वाकई इस स्थिति में देश है जहां पर लगता है कि किसानों की जमीन लेकर इतनी बड़ी तादाद में रोजगार और पैसा मुहैया कराया जा सके, जितने जमीन जिनसे छूटेगी उससे ज़्यादा रोजगार मिल जाएगा? आपको लगता है ये स्थिति आ गई है देश में? जमीन जो भूमि का जो एक्विजिशन करेंगे, अगर नदियों से नदियां जोड़ने का है, किसानों को पानी पहुंचाना है, तो कहीं ना कहीं जमीन एक्वायर करके ही कर सकते हैं और वो किसानों के हित में है। नहीं, ये फायदे की बात है, ये फायदे की बात है चौधरी जी, लेकिन एक सवाल जो लगता है कि क्या अपने क्षेत्र के लोगों को आपको ये बताने में आसानी हो रही है कि जमीन अधिग्रहण उनके खिलाफ नहीं है? क्या आपको लगता है कि विपक्ष ने अपनी तरफ से जो बातें कही हैं वो ज्यादा लोगों के जहन में समाई हैं? नहीं, मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से आता हूँ। वहाँ किसान आज के वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस संशोधन के साथ लेकर आई है कि शुद्ध किसान है तब नौकरी भी देंगे। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, क्या खेती की जमीन पर इंडस्ट्री खड़ा करने का सपना उस राज्य के लोग भी देख रहे हैं जिस राज्य की पूरी इकोनॉमी खेती पर टिकी हुई है? कि जो परिस्थिति देश के सामने है, बढ़ती आबादी और रोजगार को लेकर, और जो विषमता है, मध्य प्रदेश को आप हिमाचल में अप्लाई नहीं कर सकते, केरल में अप्लाई नहीं कर सकते, आपको तय करना पड़ेगा। और इसलिए केरल का आदमी जो भाषा बोल रहा है वो मध्य प्रदेश पर लागू नहीं होती, छत्तीसगढ़ पर लागू नहीं होती, उत्तर प्रदेश पर लागू हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ पर लागू नहीं होती, बिहार में नहीं होगी। तो कीर्ति भाई ठीक कह रहे थे। इसलिए मुझे लगता है कि इस बहस में हाना में आप जवाब नहीं ले सकते, ये बात आपको तय करना मतलब है कि हर राज्य की अपनी अलग प्राथमिकता, अलग स्वाभाविक है। मैं जहां से आता हूं, मैं कोई परसेप्शन नहीं है वहां। नहीं, ये एक अच्छी बात निकल कर आई कि हर राज्य में अपनी मुश्किलात है, अपनी चीजें हैं। पलामू का जिक्र हम बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बस्तर और पलामू दो का जिक्र वो अक्सर किया करते थे कि इसको मुख्यधारा में कैसे जोड़ा जाए। अब पलामू में खड़ा हुआ शख्स क्या सोचता है, उसकी जरूरत क्या है? क्या वाकई वहां पर किसान, खेती, मजदूरी, इंडस्ट्री, क्या वो सोचता है? उसके जहन में क्या सवाल आता है? पहला बरस हो गया है सर। हमारे यहाँ प्रति वर्ष हर अल्टरनेट ईयर पे अकाल जैसी स्थिति हो जाती है। वर्षा बहुत कम होती है, रेन शैडो में मेरा क्षेत्र पड़ता है और वहाँ की ज़्यादा जनता किसी पर निर्भर। आपको लगता है नहर के लिए वहाँ पर जमीन एक्वायर की जानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि नहर के लिए जमीन एक्वायर की जानी चाहिए। पहली बात तो ये है कि सारे किसानों की सारी खेती की जमीन का अधिग्रहण नहीं होने जा रहा है। 2013 में जो बिल आया था उस बिल में संशोधन हम इसलिए लाए हैं कि किसानों की स्थितियों में परिवर्तन हो। किसान विश्वास कर रहे हैं आपकी इस बात? जी हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। किसानों में कहीं कोई समस्या नहीं है। आप देखिए, उदाहरण के तौर पर मुलायम सिंह जी का गांव है सैफई गांव है। सैफई गांव में हवाई अड्डा है, 100 बेड का हॉस्पिटल है, स्टेडियम है। क्या बिना भूमि के अधिग्रहण के हुआ है? आज़ादी के समय इस देश में खेती पर जितने फीसदी लोग टिके थे उसमें सिर्फ 2% की कमी आई है। जीडीपी कम होते होते 60% से 13.7 पर आ गया है। जी हाँ। तो इसका मतलब सोचिए, हमारे पास कोई पॉलिसी खेती के लिए नहीं रही, कोई ब्लूप्रिंट किसानों के लिए नहीं रहा। उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। हम आपको जिम्मेदार नहीं बता रहे, हम इस देश को बता रहे हैं। ये देखिए, 68 करोड़ लोग अभी भी खेती से जीवन अपना यापन करते हैं। नहीं, और ये आप ठीक कह रहे हैं, ये इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन आपको एक चीज और समझ लेनी होगी। महाराष्ट्र दुनिया में वैसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा शहरी गरीब लोग रहते हैं।
आप गांव को खत्म करके शहर बनाएंगे, नहीं, लेकिन नहीं, हम लोग गांव को खत्म करके शहर नहीं बना रहे। मतलब इस देश का सिस्टम में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं, और शहर में लोग गरीब है। गांव में हम शहर में लोग गरीब है जनाब। नहीं, ये देखिए, ये मोदी जी की सरकार की पहली प्राथमिकता है। हमने तय किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये सिद्धांत था, एकात्म मानववाद का सिद्धांत था, उसी को लेके सरकार चल रही है। चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी चुनाव प्रचार के समय जब उन्होंने एमएसपी का जिक्र किया था तो कहा था 50% बढ़ा देंगे, तालियां बजी थी साहब। क्यों नहीं अभी तक 50% बढ़ा, ये एक सवाल होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार, क्या आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटरों को एक साल में संतुष्ट कर पाने की स्थिति में है कि दिशा सही है? आज़ादी के 68 वर्ष बाद में भी किसानों को खेती का पानी नहीं मिलता, वो सिंचाई के लिए परेशान होता है, बरसात पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार की हमारी चंबल लिफ्ट परियोजना, इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना, ऐसी महत्वपूर्ण परियोजना जो इरिगेशन की योजनाएं थी, सिर्फ भूमि अधिग्रहण की वजह से ये योजनाएं अटकी हुई थी। एक करौली जिला मुख्यालय को रेलवे लाइन से जोड़ने की योजना थी, ये भी अटकी हुई थी। अब जबकि ये बिल आ रहा है, तब हमारे दोनों जिलों को, मेरे संसदीय क्षेत्र को उम्मीद बनी है, मेरे किसान की आंखों में आशा जगी है कि इस बिल के माध्यम से उनके खेतों में पानी मिलेगा, उनके बच्चों का भविष्य बनेगा। और मैं आशा करता हूं कि ये बिल कम से कम मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। प्रत्येक खेत में पानी पहुंचेगा। भिंड का जो पूरा इलाका है, और ये माना जाता है कि चंबल नदी ना होती तो आज गंगा ना होता। गंगा में पानी है ही नहीं साहब, उसको रोक दिया गया है। जहां रोका गया उसका विरोध भी आप लोग जब विपक्ष में थे तो कर रहे थे। जिस समय बांध बन रहा था टेरी में, उसका भी विरोध हो रहा था। ये भी एक सच है। इसका मतलब ये है कि क्या वाकई किसानों को लेके सोचा भी जा रहा है कि नहीं सोचा जा रहा है, कि हम लोग यूं ही डिस्कशन कर रहे हैं? अभी तक भिंड भूगोल की कैद में रहा है और यहाँ यातनाएं इतिहास से झेली। अब मौका आ गया है, भिंड इटावा रेल लाइन का काम पूरा हो गया इस 1 साल के दौरान, और अब सीधी कानपुर कलकत्ता से भिंड जुड़ जाएगा, और भिंड का जो अज्ञातवास है मुक्त होने जा रहा है 1 साल के अंदर। पर्यावरण की अनुमति अटकी हुई थी यूपीए सरकार की, सब खुलवाई और चालू, अगले महीने भिंड इटावा रेल लाइन चालू हो जाएगी। कानपुर कलकत्ता दिल्ली से भिंड जुड़ जाएगा। दूसरा, चंबल रेवाइंस में जो हमारे 7 लाख हेक्टेयर ज़मीन है, उसमें फलोद्यान के प्लान के लिए मैंने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, जो फरवरी 2016 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ होगी, और चंबल में वो जाएंगे और शानदार जबरदस्त इलाका विकसित होने वाला है। ये मैं आसाम से हूँ, तेजपुर मेरा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, अरुणाचल से जुड़ा हुआ है, चाइना के बॉर्डर के पास से। 55 साल का कांग्रेस के रूल में इतना ही नेग्लेक्ट था। लास्ट 10 साल मनमोहन सिंह जी वहाँ से राज्यसभा MP होते हुए या प्रधानमंत्री बने के लिए आसाम के लिए कुछ नहीं किया। ना नहर बना, ना इरिगेशन हुआ, ना एग्रीकल्चर बढ़ा, और इतना ज़्यादा बाढ़ भू कटाव से हम लोग पीड़ित हैं, कुछ नहीं हुआ। आज जमीन अधिग्रहण की बात करते हैं आप, किसान हमारे पास आते हैं, जमीन ले लीजिए, नौकरी दे दीजिए, जमीन ले लीजिए, लगने से जो है और भी बिक्री करके हम जमीन दे देंगे, हमको नौकरी चाहिए। इस तरह का वहाँ खेती का माहौल बहुत ही खराब है। इट इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया। अब रेल कनेक्टिविटी हमारे एरिया में नहीं थी, अभी रेल कनेक्टिविटी हुई है, अभी इनॉग्रेशन हुआ, सुरेश प्रभु जी ने किया। बस्तर मुख्यधारा से जुड़ता हुआ नजर क्यों नहीं आता है? मैं बस्तर से दिनेश कश्यप, सांसद जी। मुख्यधारा में जहाँ तक जोड़ने की बात कहे आपने, आज़ादी के इतने वर्षों बाद बस्तर के बारे में कांग्रेस की सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। अभी 9 तारीख को, 9 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे और 24,000 करोड़ का ये मूव किया है, जिसमें मेगा स्टील प्लांट भी है। भूमि अधिग्रहण बिल का जो सबसे बड़ा विरोध आप देख रहे हैं, सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी बोलिए। ये गुड़गांव, सोनीपत और नोएडा, इन 3 जगह छोड़कर कहीं विरोध नहीं है। उसका भी एक रीजन है कि गुड़गांव के अंदर में एक बिल्डर खरीदता है 10 करोड़ रुपए एकड़ और मुआवजा मिलता है 2 करोड़ रुपए एकड़, इसलिए डिफरेंस है। सोनीपत में टाउनशिप बन रही है, वहाँ भी ये डिफरेंस है, और नोएडा में भी डिफरेंस है। जहाँ तक अगर आप यहाँ छोड़ के आगे चले जाते हैं, वहाँ पर ना जमीन की इतनी वैल्यू है और ना ही उस हिसाब का जमींदार को कोई दिक्कत है। इसकी वजह से ये हो रहा है। गुड़गांव जैसी जगह में कांग्रेस की सरकार के दौर में रिलायंस तक को जमीन दी गई। एक मिनट हमारी बात सुनिए। लेकिन हम ये कहते हैं हम किसी भी कॉरपोरेट को नहीं देंगे जमीन। सब कहने की क्या जरूरत है? आपके जहन में कोई ब्लूप्रिंट है, लागू कीजिए। इस देश में एक्वायर आप कर सकते हैं। हमने, मैं बताऊं कि जहन में बार बार ये बात आ रही है कि आप कॉर्पोरेट को जमीन दोगे, आप उद्योगपति को दोगे। एक बात, मुकेश अंबानी को 1700 एकड़ जमीन 24,99,000 से एक्वायर की थी।
कांग्रेस गवर्नमेंट ने, और उठा के 30 में दे दी, जबकि जमीन की वैल्यू आज की डेट में 40 करोड़ रुपए एकड़ है। ये 2013 में आया हुआ बिल है। इसके पहले उन्होंने क्या किया, मैं तो सिर्फ अपनी 8 लाइन की कविता सुना देना चाहता हूं, इसके बाद माइक दे दूंगा, उधर मेरे बहुत विद्वान साथी हैं। कि घर घर में जनधन की चर्चा है, बेटी बढ़ाओ कहाँ खर्चा है, स्कैम भूल चुका देश है और नाच रहा भारत बांग्लादेश है, गरीबों में जाग रहा जोश है, बेईमान चिंतन बेहोश है, छटने लगी काली रात है और प्रसून भाई ये तो अभी शुरुआत है। मैंने अपने क्षेत्र में 200 करोड़ का पावर स्टेशन बनवाया है, मैंने अपने क्षेत्र में 276 करोड़ का सीवर लाइन बिछवाया है, मैंने अपने सभापुर गांव में जिसको मैंने गोद लिया है बस स्टैंड बनवाया है, गेट बनवाया, 2 सड़कें बनवाई, कम्युनिटी सेंटर बनवाया, अस्पताल को अच्छा करवा दिया हूं। जय हिंद। जिस इलाके को छोड़ के आप आए हैं वो इलाके सबसे बीमार, पिछड़े, हाशिए पर पड़े हुए इलाके हैं। प्रसून भैया बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे यहाँ सर्किल रेट इस समय जमीनों का 2.5 लाख रुपया बीघा है। जमीन जब हमारा किसान बेचने की कोशिश करता है तो 1.5 लाख रुपया बीघा बिकता है। सब मना रहे हैं कोनो सड़क निकल जाए, कोनो रेलवे चल जाए और 10 लाख रुपया बीघा कीमत मिल जाए। ये सर हमारी सच्चाई है हमारे बिहार की। जी उधर वो माइक दिया जाए उधर। जी माइक। पूर्वी दिल्ली का मैं बताऊंगा सर, लगभग 8-10 हज़ार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पूर्वी दिल्ली में मैं ला चुका हूं। और सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी, पूर्वी दिल्ली इतनी आबादी का क्षेत्र है पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी वहाँ पर यूनिवर्सिटी इंद्रप्रस्थ, गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी लेकर के आया। बारापुला एक कनेक्टिविटी पिछड़ा इलाका माना जाता है पूर्वी दिल्ली को, तो वो बारापुला एक्सटेंड हुआ है। अब वो बारापुला सराय काला खां से मयूर विहार तक जाएगा और आगे INA से एयरपोर्ट तक जाएगा, तो कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी। सिर्फ ये बता दीजिए कि आपका वो इलाका है जो संयोग से देश के उस हिस्से में आता है, भूकंप आ जाए तो पूर्वी दिल्ली ढह के गिर जाएगा। जी देखिए ये तो 2 इलाके हैं आपका जी। क्या कोई प्रयास आपने किया, चूंकि 25 अप्रैल को जब भूकंप आया और ये इलाका कांपा और संयोग से फिर आ गया, इस स्थिति में आपको लगता नहीं है कि जो दिल्ली और खासतौर से पूर्वी दिल्ली का डेवलपमेंट हो रहा है, बारिश में ढह जाती हैं? मैं आपको एक मजे की बात बताना चाहूंगा। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ये हमारे 60-70 साल की सरकारों ने जिस तरह से पूर्वी दिल्ली को होने दिया, उस ढांचे पर पूर्वी दिल्ली खड़ी है। नए तर्ज पर मोदी सरकार की इस योजना के अंदर नए तर्ज पर पूर्वी दिल्ली को अपूर्व दिल्ली हम बना रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा को लेकर जो योजनाएं आई हैं, जनधन योजना है, जीवन बीमा योजना है, आपकी सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है। जी आप दरअसल अंडमान निकोबार के सांसद बहुत देर से वो कहना चाह रहे हैं विष्णु मैं भारत का आखिरी हिस्सा में हूँ। अरे नहीं सर, उधर से शुरू होती है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का आखिरी हिस्सा में मैं खड़ा हूँ। वहां से शुरुआत भी हो सकती है। कांग्रेस ने बहुत काम किया, कांग्रेस को बुराई क्यों करे? कांग्रेस अच्छा काम भी किया, बुरा काम का परिवर्तन में मोदी सरकार आया। मैं खास करके एक बात कहूँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए, पहले एक जमाने में फ्लाइट का नाम नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं था। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दिल्ली से भाईजाग पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली भुवनेश्वर पोर्ट ब्लेयर चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर कोलकाता चार्टर फ्लाइट शुरू हुआ। केवल यही नहीं है, हमारा ट्राइबल एरिया का निकोबार जोड़ दिया। एयर इंडिया में टिकट फेयर दिया ओनली 1500 रुपया। कनेक्टिविटी बढ़ा, हेल्थ में बेनिफिट्स मिला, अंडमान निकोबार को मेडिकल कॉलेज मिला, ग्रामीण कॉलेज मिला। कोरबा छत्तीसगढ़, क्योंकि मैं कोरबा संसदीय क्षेत्र से चुनकर आया हूं। 1973 में मैंने जो मुख्य काम किया, सबसे पहली बात तो मैंने MP लेट का पूरा पैसा खर्च कर दिया है, 5 करोड़ रुपया मैंने खत्म कर दिया। दूसरी बात यह है कि वहाँ 1973 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक फर्टिलाइजर कारपोरेशन का फाउंडेशन स्टोन रखा था। 1-2 साल में बाउंड्री वाल हुआ और उसके बाद उसमें जंगल उग गया, कोई काम नहीं हुआ। 1990 में उसे बैंड अप कर दिया गया था। मैं एक डॉक्टर हूँ, ICU में कोई पेशेंट ICU में रहता है वो भी जिंदा हो सकता है, लेकिन मरे हुए को जिंदा करना बड़ा कठिन काम है। मोदी सरकार की ऐसी महान कृपा है
कि उस फर्टिलाइजर कारपोरेशन को फिर से जीवित करने जा रहे हैं और वो निश्चित रूप से होगा। जनधन योजना, लोग कहते हैं कि जब हमारे पास अकाउंट रहेगा, खाली रहेगा, तो हमारे किस फायदे का। तो ये जो सारी योजनाएं हैं जो लोगों के बीच गई हैं, लोगों के पास गई है, कहा जा रहा है बहुत फायदा उससे मिलेगा। फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? 1 साल हो गया। जी बिल्कुल मिल रहा है, और यही कारण है कि सरकार के पास हमारा जो टारगेट था उससे बहुत ज़्यादा जनधन योजना में अकाउंट्स खुले हैं। साथ ही साथ लोगों को ये पता है कि अगर हम 5 रुपये 10 रुपये का भी ट्रांजैक्शन करते रहेंगे तो 6 महीने बाद हमें 5,000 रुपये का क्रेडिट मिल जाएगा। और एक आम आदमी और छोटे आदमी के लिए किसी भी रोजगार को सुचारू रूप से चलाने के लिए और शुरू करने के लिए 5,000 रुपये बहुत होते हैं। क्या बेसिक इससे सवाल ये सहमति है कि बैंक अकाउंट खुलने के साथ इस देश में गरीबी खत्म हो जाएगी, बीपीएल परिवार कम हो जाएंगे? इसकी कोई गारंटी है? नहीं, मैं आपको देख रही है, बिल्कुल है। देखिए अभी तक ये जो 14 करोड़ लोग थे जिनके अकाउंट खुले हैं, ये इस देश की आर्थिक गतिविधियों से सीधे तौर से नहीं जुड़े थे। एक बहुत सराहनीय प्रयास है कि हमने उन 14 करोड़ ग्रामीण लोगों को, गरीब लोगों को सीधे देश की आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा है, उनको मेन स्ट्रीम में लाए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप बहुत साफ बताइए, क्या मिल गया है वो अकाउंट में क्रेडिट? नहीं, उसके लिए 6 महीने का समय चाहिए। नहीं, 6 महीना पूरे होने पर निश्चित तौर से मिलेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं भरत सिंह बलिया लोकसभा क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ये मैक्सिमम हिंदुस्तान के हर क्षेत्र से यहाँ सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को कार्य करने में सपा की सरकार बाधा डाल रही है। और अभी बेमौसम बारिश हुआ, ओलावृष्टि हुआ, उसमें भेदभावपूर्ण तरीके से लोगों को राहत कार्य नहीं दिया गया। हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दैवीय आपदा का मानक चेंज कर दिया। 50% क्षति होने के बाद वो दैवीय आपदा माना जा रहा था, अब उसको 33% कर दिया गया। 1.5 गुना उसका राहत 1.5 गुना कर दिया गया। जंगल राज है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। भरत सिंह जी, मोदी जी की अगुवाई में जेपी का गांव बचा लिया जाएगा, बहने वाला है। देखिए उधर गंगा, बिल्कुल बचेगा। देखिए ऐसा है कि मैं भी उस गांव को बिलोंग करता हूं। दियारा बचा लेंगे ना जी, जून जुलाई में बाढ़ आ जाती है। बचना है, जयप्रकाश जी का गांव बचना है। अरे हुजूर, आपने कहा था 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी है। बनी नहीं, आपके इलाके पास हो गई है, बनने जा रही है। हम प्रधानमंत्री मार्ग की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मार्ग, ये केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार प्रस्ताव ही नहीं भेजेगी तो केंद्र सरकार से कैसे पैसा है? मैं बाड़मेर जैसलमेर से 4थी बार सांसद हूँ। बहुत कुछ हुआ है, और मैं एक सबसे बड़ी बात जो कहना चाहता हूँ कि जो भारत की जो एक छवि, जो इमेज, जिस तरह से एक शाख 1 साल में बढ़ी है, मेरे ख्याल पिछले 60 साल में नहीं बढ़ी है। नहीं, इसका मतलब ये है कि आपकी अगर स्टेट गवर्नमेंट में वसुंधरा जी सीएम बनती है, या इससे पहले बीजेपी के जो भी सीएम रहे, चाहे शेखावत जी का दौर रहा हो, इसका मतलब है कि राज्य सरकार कुछ नहीं करती है, एक सेंटर में मोदी जी चाहिए, तभी आपके पानी आएगा। मोदी जी की बात आ रहा हूँ, मोदी जी की उपलब्धि की बात कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी नहर तो उधर से आगे सभी बड़े, मोदी जी जो नर्मदा नहर जो वहाँ से 4 राज्यों से होती हुई बाड़मेर में आगे आई है, तो वहाँ हुआ क्या था कि एक जो उसका नर्मदा नहर का तो मानसरोवर, उसका सरोवर नाम का हाइट बढ़ाने थी 17 मीटर। यहाँ 10 साल पड़े थे यूपीए सरकार के अंदर। अच्छा, वाजपेयी जी इससे पहले थे, उन्होंने कभी नहीं देखा। उन्होंने शेखावत जी दिल्ली कोई नहीं देखा किसी ने। करी थी। यहाँ आते जैसे प्रधानमंत्री बने, 1 महीने के अंदर आप 1 साल को कन्वर्ट सिर्फ इस रूप में ना कीजिए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के भी सांसद मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी मोदी जी हैं, बनारस से भी चुन के मोदी जी आए। हमारा सवाल है कि आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्टेट गवर्नमेंट आपकी, साहब, प्रॉब्लम का ब्लूप्रिंट क्या है आपके पास? समाधान का ब्लूप्रिंट क्या है आपके पास? मेरी बात तो वहाँ बाड़मेर में, जैसलमेर में नर्मदा नहर का पानी नहीं जा सकता ग्रेविटी से जब तक उस सरोवर डैम की हाइट नहीं बढ़े। 17 मीटर हाइट का फैसला यहाँ बढ़ा हुआ था, यहाँ आया हुआ था भारत सरकार में। वो पालेकर मेडाकर में गड़बड़ कर रही थी। यहाँ आते ही प्रधानमंत्री बनने ही 1 महीने के अंदर हाइट 17 मीटर बढ़ा दी। उसकी वजह से जैसलमेर बाड़मेर को नर्मदा नहर का पानी मिलेगा साहब। प्रसन्न जी, मैं 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, झारखंड प्रदेश से, जी, मैं
दो तीन बातें कहना चाहता हूं कि आज एक बड़ा मौलिक परिवर्तन आया जो इस देश में आता था कि घोटाला, जैसे कोयला का घोटाला, उसमें किसका नहीं दामन दागदार हुआ। अभी ई ऑक्शन हुआ है। मैं झारखंड से जुड़ा हूं। झारखंड में वर्षों से आंदोलन ये चलता था कि हमारे यहाँ रॉयल्टी बढ़ाया जाए, क्योंकि खनिज संपदा का राज्य था, लेकिन उसका कोई समाधान कभी नहीं निकला, आजादी के पहले से आजादी के बाद भी। लेकिन अभी एक बार आया कि भाई अब कोयला का ई ऑक्शन होगा, लाखों करोड़ रुपए की आमदनी हुई और राज्य को स्वाभाविक रूप से उसकी आमदनी कई गुना बढ़ गया। MMRD एक्ट आया, झारखंड में हमारे यहां से लौह अयस्क पूरे हिंदुस्तान में जाता है, स्टील जाता है और ऐसे यूरेनियम है। तो एक एक्ट के कारण हमारे यहाँ हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए की आमदनी झारखंड में बढ़ी। कि सूट बूट की सरकार राहुल गांधी कई बार आपकी सरकार को संसद में कह चुके हैं। आपको लगता है कि एक तरफ जो छवि है, ये कहा जाता है कि कोई भी घोटाला नहीं हो रहा है, एक साफ सुथरी सरकार है, उसे सूट बूट की छवि वाली सरकार कहकर जनता को बरगलाया जा रहा है। जनता मान रही है उस बात को या नहीं? बार बार बैकफुट पर आते दिखते हैं सांसद। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जनता को इस बात का पूरा एहसास है, वो अच्छी तरह से समझ रही है कि इस वक्त जो सरकार है वो बहुत लंबे समय बाद देश में कोई सरकार जैसी चीज़ बनी है और एक ऐसा नेतृत्व है जो अकेला पॉलिटिकल नेतृत्व ही है, हु इज स्टेट्समैन आल्सो, वो स्टेटमैन भी है मोदी जी, और बहुत बढ़िया तरीके से हर फ्रंट पर आप देखिए, किसी भी फ्रंट पे, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर देखिए, आप लोकल उस पर देखिए, आप कोई ना कोई नए प्रकार से समाज को ले जाने का काम हो रहा है।